तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू डे 82 ऑफ आर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम। और आजकल हम यूपीएससी सीएससी के जो भी पूछे गए इकोनॉमी के पीवाईक्यूज है उनको हम कवर कर रहे हैं। और 2020 का ये क्वेश्चन है, इसको एक बार पॉज कीजिए और लगा करके देखिए। आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। ठीक है, इनमें से वो क्या नहीं करेगा अगर उसे एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है अडॉप्ट करनी है। पहला, कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर। दूसरा, इंक्रीज द एमएसएफ रेट। तीसरा, कि कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। एक्चुअल में ये बहुत ही सिंपल है ना, इसमें कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हालांकि हम इन रेट्स के बारे में जरूर देखेंगे। जो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कम करेगा। वाई? सो दैट जो मॉनेटरी जो सिस्टम है वो एक्सपेंड कर सके, जो मनी फ्लो है वो इकोनॉमी में मनी की सर्कुलेशन वो एक्सपेंड हो सके और लोगों के हाथ में ज्यादा परचेजिंग पावर आ सके, डिमांड क्रिएट हो सके। दिस इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट आपको कम करने हैं, इंटरेस्ट रेट कम करने हैं। यहाँ देखो, कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर। अगर वो एसएलआर को कम करेगा, डेफिनेटली जो बैंकों के पास है, अब उन्हें 18% के बजाय 16% या 14% सिर्फ इतना एसएलआर में डालना पड़ेगा अपना पैसा, राइट। तो दैट मीन्स कि उनके पास लेंड करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा और फाइनली इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में कम आएंगे। सो इट वुड नॉट डू दिस, सॉरी, हाँ, इट इट वुड डू दिस, बट इट वुड है ना, यहाँ क्योंकि नॉट डू वाला पूछा हुआ है, तो वन को एलिमिनेट कर दो, वन को एलिमिनेट कर दो, वन को एलिमिनेट कर दो, टू आ जाएगा कि इंक्रीज द एमएसएफ रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है आगे हम देखेंगे। देखो, यहाँ से एक चीज़ और आती है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, दैट इज, ठीक है, जो पॉलिसी कॉरिडोर है, आरबीआई का पॉलिसी कॉरिडोर, इसमें कुछ रिसेंटली चेंज हुए हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो कॉरिडोर है, पहले क्या होता था, पहले मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर हम किसे कंसिडर करते थे, रिवर्स रेपो रेट से लेकर के एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बीच का जो गैप होता था उसे हम पहले पॉलिसी कॉरिडोर कंसिडर करते थे। अब जो है ये सिस्टम आरबीआई ने हटा दिया है। अब इन्होंने एक नई फैसिलिटी, जो कि इस साल सीडीएस में पूछी गई थी, 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2024 में सीडीएस में वो पूछा, वो क्या था, स्टैंडिंग है ना, डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। अब आरबीआई ने एक एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है, ये नई फैसिलिटी लॉन्च की हुई है, जो रिवर्स रेपो रेट को, हालांकि ऐसा नहीं है कि रिवर्स रेपो रेट हैज बीन डन अवे विद, नो, रिवर्स रेपो रेट इज स्टिल फंक्शनल, बट स्टिल आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट के जो फंक्शन होते थे, रिवर्स रेपो रेट में क्या करते थे, बैंक बेसिकली जो इनके पास सिक्योरिटीज थी उन्हें वापस आरबीआई के पास जो है जमा करवाती थी, सॉरी, हाँ, आरबीआई से वो सिक्योरिटीज खुद परचेज करती थी और अपना जो एक्सेस इनके पास फंड है वो आरबीआई के पास जमा जमा करवाती थी, और आरबीआई इस पे 2-3% बेसिकली रेपो रेट से कम का लोन, जो इंटरेस्ट है वो उन्हें पे करते थे आरबीआई, राइट। अब जो है रिवर्स रेपो रेट को इन्होंने डिसफंक्शनल कर दिया, क्यों? क्योंकि भैया एक्सेस लिक्विडिटी आ गई थी मार्केट में। इसी एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, कि आरबीआई ने बोला अब बैंकों को हमसे कोई ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। इस चीज के लिए अब जो है बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदे, विदाउट परचेजिंग, विदाउट कीपिंग योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेट्रल, आप जो है अपनी एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई के पास एज ए डिपॉजिट रख सकते हो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके देंगे, राइट। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नंबर वन बात आपको ये ध्यान में रखनी है। नंबर दो, एसडीएफ का जो रेट है वो पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट से कम रखा जाता है, नॉर्मली आपके 0.25 बेसिस पॉइंट के आसपास जो है ये कम रहता है ना। अब एसडीएफ और एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बीच का जो रेट है, हम आगे इसे देखेंगे, एमएसएफ रेट क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, अब इसे हम कंसिडर कर रहे हैं पॉलिसी कॉरिडोर। तो यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन वो आपसे बना सकता है। अगला देखो, यहाँ से और डेप्थ में ये क्वेश्चन बना सकता है, क्या एसडीएफ के रिगार्डिंग आरबीआई एक्ट में कोई प्रोविजन है? यस, इनफैक्ट एसडीएफ को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2017 में आरबीआई एक्ट पहले अमेंड भी किया गया था। हालांकि इसे लागू किया गया 2022 में, मार्च 2022 में, अप्रैल 2022 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यही उन्होंने स्टेटमेंट बेसिकली सीडीएस में दी गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, वो आपको आपसे ये पूछ सकते हैं, क्या पूरा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, क्या ये 24/7/365 है, राइट। ये वीक के सारे दिनों में अवेलेबल है, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन एसडीएफ भी ना दो टाइप के है, एक नॉर्मल एसडीएफ जो बैंकिंग आवर्स में फंक्शन करेगा, एक ओवरनाइट एसडीएफ। ओवरनाइट एसडीएफ मतलब जो इवन नाइट टाइम में भी आपको जो है ओवरनाइट बोरोइंग आप कर सकते हैं, वहाँ पे ओवरनाइट डिपॉजिट्स को आप बैंक के आरबीआई के पास रख सकते हैं, राइट। मतलब बैंक ओवरनाइट बेसिस पे आरबीआई के पास चीज़ें रख सकता है। तो ये जो ओवरनाइट वाला पार्ट है, ये पूरे, ठीक है, ये पूरे दिन नहीं है या फिर ये 24/7 अवेलेबल नहीं है। ये 5 बजकर, है ना, 5 बजकर 30 मिनट शाम से लेकर के 11 बजकर 59 मिनट्स, मतलब ये बस इस ड्यूरेशन में आपको अवेलेबल होगा होगा हफ्ते के 7 दिन। यहाँ से भी क्वेश्चन वो आपको बनाएगा कि ऑल पार्ट्स ऑफ इट आर अवेलेबल थ्रू आउट, है ना, थ्रू आउट द ईयर 24/7, नहीं, ऐसा नहीं है। अगला देखो वो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाएगा एक और, वो क्वेश्चन ये बनाएगा कि क्या एस डी एफ आपके सी आर आर के लिए एलिजिबल है। नहीं, सी आर आर रिक्वायरमेंट्स के लिए एस डी एफ आपका एलिजिबल नहीं है, ये बात याद रखना। एस एल आर के लिए एलिजिबल है। आप जो है एस डी एफ में आपने जो पैसा, ठीक है, रखा हुआ है, बैंक ने पैसा रखा हुआ है, उसे वो एस एल आर के तौर पे शो कर सकते हैं कि यस, हमारी जो है एस एल आर की लाइबिलिटीज एस डी एफ के थ्रू पूरी हो रही है। लेकिन सी आर आर की लाइबिलिटी आप इसके थ्रू पूरी नहीं कर सकते, कैश रिजर्व, ठीक है, जो रेशो आपको दी गई है। दूसरी बात यहाँ से थोड़ा और अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन बहुत बार पहले भी कवर हो चुकी है। सीआरआर जो है, इंडिया में जो सीआरआर मैंडेट किया गया है, ये आरबीआई एक्ट के अंडर मैंडेटेड है सीआरआर रखना, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो जो आपका रेट है, ये कैश रिजर्व रेशो, ये आरबीआई एक्ट के थ्रू मैंडेटेड है। लेकिन जो एसएलआर है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू मैंडेटेड है। ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ये कुछ बातें जो है ये ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन वो बनाएंगे, है ना, कि कौन सा एक्ट कहाँ पे क्या चीज़ देता है आपको, राइट। दूसरी बात आपके कि हाँ, अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, ये एक ऐसा रेट है जिसमें आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी के। जो जो लोन आरबीआई, है ना, जो सिक्योरिटीज के साथ देता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट, है ना। वो रेपो रेट में सिक्योरिटीज के साथ जो है लेंडिंग अगर आरबीआई कर रहा है, दैट इज, है ना, जहाँ पे सिक्योरिटी को एज ए कोलेट्रल रखा जा रहा हो, तो वो होता है रेपो रेट। जब वही लेंडिंग बिना सिक्योरिटीज के आरबीआई कर रहा हो, दैट इज बैंक रेट। इसीलिए बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा रहता है। वाई? वाई क्योंकि भैया इसमें कोलेट्रल ही नहीं रखा है बैंकों ने, है ना। क्या गारंटी है कि बैंक भैया इस पैसे को वापस देंगे। तो आरबीआई क्या बोलता है कि भैया हम तुमसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज करेंगे। एमएसएफ रेट क्या होता है, एमएसएफ इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो ये एक ओवरनाइट मनी को बोरो करने की ये एक फैसिलिटी है, राइट। और नॉर्मली ये एमएसएफ रेट भी आपके जो, ठीक है, जो रिवर्स जो आपका रेपो रेट होता है, ठीक है, जो आपका रेपो रेट होता है, उस रेपो रेट से लगभग लगभग 100 बेसिस पॉइंट या फिर 1% नॉर्मली ये हाइयर रहता है। लेकिन कोविड के टाइम पे ये पूरा सिस्टम जो है डिसरप्ट हो गया था, राइट। दूसरी बात, एक और बात, जो आपका जो आपका ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, जो बैंक रेट है, ठीक है, और जो आपकी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, इन सब फैसिलिटीज में जो आपकी जो जो लोन दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा, वो मल्टीपल्स ऑफ 1 करोड़ में दिया जाता है। ऐसा नहीं है आप 1 लाख रुपया लोन लेने के लिए कोई बैंक वहाँ पे आरबीआई के पास गया। तो यहाँ से इन चीज़ों से हो सकता है क्वेश्चन बने, और देयर इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन अगेन 2020 का टिपिकल है कि भैया 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इनमें से क्या क्या चीज़ें इंडिया में हुई। पहला, क्या वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है इन अर्बन एरिया वाइल डिक्रीज्ड इन रूरल एरिया। अटपटी सी स्टेटमेंट है। दूसरा कि है ना, वो खुद आपको हिंट देता है ऐसी स्टेटमेंट से। दूसरा कि परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन वर्क फोर्स हैज स्टडीली इंक्रीज्ड, स्टडीली, है ना। अगला कि द रूरल एरिया इन रूरल एरिया द ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड। अगला कि ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट हैज डिक्रीज्ड, ठीक है। देखो बात यह है कि इकोनॉमी में चीज़ें अगर वो बोले ना कि स्टेडिली हो रही है, स्टेडिली मतलब लगातार लगातार लगातार, ऐसा इकोनॉमी में नहीं होता है। या तो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, और ये तो आफ्टर 1991 की बात हुई है। क्या आपको लगता है बीच में कहीं अप नहीं आया होगा या डिप नहीं आया होगा? तो ये स्टेडिली वाली तो हटा ही दो भैया, है ना। 21 31 साल के इस पूरे गैप में आपको क्या ऐसा नहीं लगेगा कि बीच में कहीं पे डिसरप्शन आई होगी पूरे ट्रेंड में, स्टेडिली कुछ भी चीज़ नहीं हुई होगी? तो इसे तो हटा ही दो।
दूसरा कि वर्कर प्रोडक्टिविटी इन अर्बन एरिया हैज इंक्रीज्ड वाइल रूरल एरिया हैज डिक्रीज्ड। भाई प्रोडक्टिविटी ना, एक्चुअली प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी एक वर्कर की किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ठीक है, प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि भैया मशीनरी का इंटीग्रेशन कितना हुआ है, कि एक पर्सन कितनी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ये ना इंक्रीज हुई होगी रूरल एरिया में भी, अर्बन एरिया में भी, क्योंकि मैकेनाइजेशन रूरल एरिया में भी हुआ है, अर्बन एरिया में भी हुआ है। तो पर पर्सन जो प्रोडक्टिविटी है ना, इस प्रोडक्टिविटी को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक ही काम करने के लिए आपको कितने वर्कर की ज़रूरत है, राइट? तो ये ज़रूरत जो है कम हुई है, इसीलिए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, राइट? तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गई, वन गया, वन गया, क्या बचा आपके पास अब? 3 and 4 ओनली, यस। सो ये देखो, ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट हैज डिक्रीज्ड, ये तो हर जगह हुआ है यार। ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट तो हर जगह डिक्रीज हुआ है, रूरल चाहे अर्बन हो, राइट? तो यहाँ से चीज़ें ये ध्यान में रखें। दूसरी बात कि शेयर, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि 1991 के रिफॉर्म के बाद अर्बन जो रूरल इकोनॉमी है, इसका शेयर इन ओवरऑल इकोनॉमी हैज डिक्रीज्ड। दूसरी बात, जो रूरल इकोनॉमी है, इसका शेयर इन इन एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन हैज आल्सो डिक्रीज्ड। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है कि भैया वर्क फोर्स में इनकी जो पार्टिसिपेशन है, ये भी डिक्रीज हुई है, राइट? नेक्स्ट आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। भाई दो कैटेगरी ऑफ बैंक से ज़्यादा क्या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स दे देंगे लोन? अगला कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डीसीसीबीज इज टू प्रोवाइड फंड्स टू पीएससीज, है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ये दूसरी स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल सही है कि वन ऑफ द जो आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो कि आगे ऑन लेंडिंग करती है, उसी उसी मान लीजिए किसी ने, किसी कोऑपरेटिव बैंक से पीएससी ने या फिर कमर्शियल बैंक से पीएससी ने लोन लिया, तो वो अपने जो इनके मेंबर्स होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के जो इनके अपने मेंबर्स होते हैं, उनको ये ऑन लेंडिंग आगे करते हैं, नॉर्मली विदाउट कोलेट्रल, है ना, चीप इंटरेस्ट रेट पे। तो ये तो आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट हुई। ये जो पहली स्टेटमेंट है, ये तो एकदम ऊट पटांग स्टेटमेंट है। भैया डीसीसीबीज ऑलरेडी इनके पास पैसा नहीं है, ये कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक दोनों को मिला करके ये कैसे उनसे ज़्यादा जो है लेंडिंग कर लेंगे? दूसरी बात, यहाँ से ये बात और ध्यान में रखनी है कि भैया इंडिया में रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो आपकी जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स हैं, ये कितने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये कितना है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरी बात, आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो एसएलआर रिक्वायरमेंट पेमेंट्स बैंक्स के लिए है, पेमेंट बैंक्स के लिए इंडिया में है, ये एसएलआर रिक्वायरमेंट कितनी परसेंट है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? ये बात साथ में ध्यान में रखो कि भैया इंडिया में जो रीसेंट जो सेक्टोरल जो क्रेडिट ग्रोथ देखी गई है, वो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट ग्रोथ रिसेंट में देखी गई है, दैट दैट क्रेडिट ग्रोथ इज इन, ठीक है, इज इन दिस पर्सनल लोन्स कैटेगरी। ओवरऑल ईयर के मामले में जो आपके, ये नॉर्मली आपके पर्सनल लोन की कैटेगरी में क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा हुई है, ठीक है, सस्टेन्ड ग्रोथ हुई है। इस ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये कि नॉर्मली इंडिया में जितना भी आपको हर सेक्टर में जो आपका इंक्रीमेंटल क्रेडिट फ्लो है, वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपका, ठीक है, भले ही ये पर्सनल लोन में दिया जा रहा हो, यहाँ मैं वो चार्ट डालना भूल गया, यस, जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है वो आपके स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। अगर वो बोले कि भैया माइक्रो फाइनेंस सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दे रही है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हर तरीके के फाइनेंस सबसे ज़्यादा देते हैं इंडिया में, भले वो माइक्रो फाइनेंस हो, है ना, भले वो आपके ठीक है, जो आपके ठीक है मीडियम टर्म के जो आपके फाइनेंसेज हो, राइट, और भले ही वो आपकी ठीक है एग्रीकल्चरल लोन हो, ऐसे भी वो फंसा सकता है कि एग्रीकल्चर लोन क्या सबसे ज़्यादा आपके कमर्शियल बैंक देते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है? नहीं, हर तरीके के लोन में सबसे ऊपर आपको टॉप में हमेशा शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही आपको दिखेंगे, ठीक है, वो यहाँ से हमें लर्निंग मिलती है। तो ये थोड़ी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही देखो शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे, है ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे इन्होंने पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2021 का ये क्वेश्चन है,
ठीक है, बाद में ये चीज़ रिपीट हुई थी। ऑलरेडी हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि बहुत ब्रॉडली ऑलरेडी कवर हुआ है। जो चीज़ें कवर हुई है उनको फिर से कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। 2021 के पीवाईक्यू में ये चीज़ें ब्रॉडली कवर हुई है, और इवन लॉ के साथ, स्टैट्यूट के साथ, आरबीआई एक्ट के प्रोविजंस वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जा करके पूरी सीरीज एक बार देख लो, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला आते हैं, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भैया अगर कोविड जैसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया, है ना। यहाँ से देखो फ्यूचर में वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी पहले ऑप्शन को देखते हैं कि नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, अगला ओपनिंग अप ऑफ फॉरेन बैंक्स, ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स, एंड देन मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। देखो यहाँ से कैसे वो क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि इसके ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये रॉन्ग आती है, वन ओनली शुड बी द आंसर। ये लॉजिकल है यहाँ से कि अगर फॉरेन बैंक ज़्यादा होंगे और, है ना, फॉरेन कंट्री में कहीं शॉक हो गया तो भारत में भी उसका इम्पैक्ट होगा, तो इसे तो हटा ही दो, इससे तो इनफैक्ट शॉक की पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी। ये फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज बेसिकली जो आपका कैपिटल अकाउंट है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे, है ना, एफडीआई कहीं पे इन्वेस्ट हुई है, इनफैक्ट इवन आपके जो स्टॉक मार्केट में अगर स्टॉक्स में कहीं पे ट्रेडिंग हुई है, ठीक है, तो वो जो आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, तो वहां से इस कैपिटल मार्केट से बेसिकली कितना इजीली फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल सकता है और उसे डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जा सकता है ना। क्योंकि रूपी, इंडियन स्टॉक मार्केट में या इंडियन मार्केट में कहीं उसे इन्वेस्ट करना है तो उसे रूपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर नहीं ला सकता वो डायरेक्टली। इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है रूपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए उसे अगर भारत से पैसा खींचना है तो रूपी को कितना इजीली वो डॉलर में कन्वर्ट कर सके। इंडिया में जो ठीक है, जो करंट अकाउंट कैपेबिलिटी कन्वर्टेबिलिटी है ये फुल है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। इंडिया में देर इज फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एज ऑफ नाउ, बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इंडिया में पार्शियल है एज ऑफ नाउ। अभी भी ये फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं बनाई गई है। क्यों? नॉर्मली, है ना, ऑब्वियसली इससे जो है डेफिनेटली हमारा जो कैपिटल मार्केट का जो सेगमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा शॉक फेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो एक बनाएगा ये। अगला भाई साहब, अगर उसने ये क्वेश्चन डाल दिया होता कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, क्योंकि इसकी बात आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कि इंडिया वांट्स टू इंटरनेशनलाइज इट्स रूपी, है ना। क्या ये क्या ये हमें इम्यूनिटी देगा फॉरेन शॉक से? नो। ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की एक बड़ी दिक्कत है। जैसे ही आप इंडियन रूपी को इंटरनेशनलाइज करेंगे या फिर इंडियन रूपी इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे काम करना शुरू करेगी, तो जो अदर मार्केट्स में हैपनिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी पड़ेगा। दैट इज अ मेजर इशू विद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन वो बनाएगा। अगला क्वेश्चन ये लॉजिकल है, इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इज इट विल लिव अनचेंज्ड। कॉन्सेप्ट इज सिंपल, मैं आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालूंगा। सिंपल बात है कि अगर कोई भी कैश आरबीआई के पास सबमिट होता है कहीं से, कैश नहीं, किसी भी तरीके का मनी, चाहे वो, ठीक है, चाहे वो आपका स्टेट्यूटरी मनी हो, है ना, स्टेट्यूटरी मनी हो, चाहे वो, है ना, डिपॉजिट्स के फॉर्म में मनी हो, है ना, चाहे वो आपके क्या कहते हैं, जो अ, किसी भी तरीके के बॉन्ड में लगा हुआ मनी हो, किसी भी टाइप का मनी, मनी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो कैश हो, अगर वो आरबीआई के पास वापस डिपॉजिट हो रहा है तो मनी सप्लाई जो है, तो मनी सप्लाई घट रही है। लेकिन अगर वो बैंक में घूम रहा है, आपके हाथ में है, ठीक है, पर्सन के हाथ में है, बैंक के हाथ में है, कॉरपोरेशन के हाथ में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में ये किसके हाथ में है, मनी सप्लाई सेम ही रहेगी, है ना। मान लो वही पैसा अगर बैंक के पास पड़ा हुआ है, आपके हाथ में नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा होने का मतलब है कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, है ना। या फिर कोई पर्सन बैंक में अगर 100 रुपया डिपॉजिट करता है, दैट डज नॉट मीन कि इकोनॉमी से 100 रुपया चला गया, नहीं, इकोनॉमी में एक पार्टिसिपेंट से दूसरे पार्टिसिपेंट के पास वो पूरा चला गया। आरबीआई उसे अपने पास रखेगा। वाई? बिकॉज जैसे ही ये आरबीआई के पास जाता है पैसा आपका, तो, है ना, आरबीआई डायरेक्टली कहीं कमर्शियल बैंक, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को आगे लेंड नहीं कर रहा है, तो वो अपने पास रख रहा है उन पैसों को। तो जो इस तरीके की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, इसीलिए कहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एसएलआर के फॉर्म में अगर किसी, है ना, एसएलआर को अगर इंक्रीज किया जाए, तो दैट मीन्स कि आरबीआई के पास अ, अ, जो सॉरी जो बैंक्स है उन्हें अपने पास जो
स्टेट्यूटरी रिजर्व्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आपके गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, स्टेट डेवलपमेंट लोन हो गया, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में बैंकों को अब ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और वो पैसा वहाँ फ्रीज हो गया, वो फंस गया, वो कहीं इकोनॉमी में आगे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। दिस इज वाई यहाँ पे आपकी जो है, यहाँ पे मनी सप्लाई घटेगी। लेकिन लेकिन अगर ये बैंकों के लेवल पे हो रहा है, आपके लेवल पे इंटरेक्शन हो रही है, आपने डिपॉजिट निकाला या डिपॉजिट डाला, तो वहाँ पे मनी सप्लाई आपकी चेंज नहीं होती है, इट विल, है ना, इट विल लीव इट अनचेंज्ड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है। um, हाँ, 2019 के पीवाईक्यू कल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एंड टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज।